दिल्ली की जनता से उम्मीदें क्या हैं? किस एक या दो मुद्दे पर आपको लगता है कि जनता आप पे दोबारा भरोसा करेगी? अब हम जो जनता को बोल रहे हैं कि इस चुनाव में इसलिए वोट दो क्योंकि 4 साल में आपने देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सारे क्षेत्रों के अंदर कितना शानदार काम हुआ, लेकिन हर काम के अंदर केंद्र सरकार ने अड़चन अड़ाई। तो इस बार दिल्ली के लोग अपने वोट से वो अड़चन दूर कर सकते हैं। अगर सातों एमपी हमारे आएंगे तो केंद्र सरकार फिर उतनी अड़चन नहीं अड़ा पाएगी, या ये सातों एमपी जाके केंद्र सरकार से अड़चनें दूर करा के लाएंगे। मगर क्यों? आपका टारगेट कितना है? आपको क्या लग रहा है? 7 में से 6 या 7 आ जाएंगे। 6 या 7 आ जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं? मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कहीं जो ऐसा एक फीलिंग लोगों को दिया जा रहा है कि भाई अगर 7 सांसद आ जाए तो शायद फुल स्टेटहुड भी आ जाएगा। ये मैसेजिंग क्यों? क्योंकि ये ऐसा होने वाला नहीं है, ये हकीकत नहीं, ऐसा है। इस बार हो सकता है। मैं लोगों को समझा भी रहा हूँ अपने भाषणों में कि कैसे होगा ये। दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। यह वीडियो दिल्ली चुनाव के पहले का है, जब एंकर अरविंद केजरीवाल से क्वेश्चन करती है आपकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, तो इस पर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हमें खतरा है पीएम मोदी और अमित शाह से। उसके बाद अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि बीजेपी वाले ईवीएम में गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हर जगह चुनाव जीत जाते हैं। फिर एंकर उनकी पार्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि अरविंद केजरीवाल बातों को घुमाने लगते हैं। डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, जिससे कि मनोबल बढ़ता है। हम भी आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो न देरी करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दिल्ली की जनता से उम्मीदें क्या हैं? किस एक या दो मुद्दे पर आपको लगता है कि जनता आप पे दोबारा भरोसा करेगी? अब हम जो जनता को बोल रहे हैं कि इस चुनाव में इसलिए वोट दो क्योंकि 4 साल में आपने देखा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सारे क्षेत्रों के अंदर कितना शानदार काम हुआ, लेकिन हर काम के अंदर केंद्र सरकार ने अड़चन अड़ाई। तो इस बार दिल्ली के लोग अपने वोट से वो अड़चन दूर कर सकते हैं। अगर सातों एमपी हमारे आएंगे तो केंद्र सरकार फिर उतनी अड़चन नहीं अड़ा पाएगी, या ये सातों एमपी जाके केंद्र सरकार से अड़चनें दूर करा के लाएंगे। मगर क्यों? आपका टारगेट कितना है? आपको क्या लग रहा है? 7 में से 6 या 7 आ जाएंगे। 6 या 7 आ जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट हैं? मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? कहीं जो ऐसा एक फीलिंग लोगों को दिया जा रहा है कि भाई अगर 7 सांसद आ जाए तो शायद फुल स्टेटहुड भी आ जाएगा। ये मैसेजिंग क्यों? क्योंकि ये ऐसा होने वाला नहीं है, ये हकीकत नहीं, ऐसा है। इस बार हो सकता है। मैं लोगों को समझा भी रहा हूँ अपने भाषणों में कि कैसे होगा ये। आज हमारे देश की परिस्थिति ऐसी है कि किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मोदी और अमित शाह जी के अलावा किसी भी दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन्हें हमारी 7 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो जब उन्हें 7 सीटों की जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें कहेंगे पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। तो मेरा दिल कहता है कि इस बार जो 70 साल से दिल्ली के लोगों की चाहत थी कि दूसरे राज्यों की तरह हमें भी अपना पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, इस बार दिल्ली के लोगों की शायद इच्छा पूरी हो जाए। देख तो कैसे शर्मा रहा है। लेकिन दिल जो कहता है चाहता है वो दिमाग से काफी बारी बहुत ज्यादा अलग भी होता है, क्योंकि जो आप अगर पोल्स देखे, सर्वेक्षण देखे, उसमें तो 220, 230 बहुत ज्यादा भारी सीटों की बात की जा रही है बीजेपी के लिए। आप कह रहे हैं कि कोalition सरकार बनेगी। मैं बड़ा खुश हूं कि 220 ही कह रहे हैं, 320 नहीं कह रहे। सारे सर्वे तो मोदी जी के हैं। गठबंधन में अड़ंगे क्या आ गए कांग्रेस के साथ में, जो खास करके 18 सीटों की बात फंसी? ऐसा क्यों लगा कि आप कम से कम 7 सीटों पर? हरियाणा का फैक्टर कहां से आ गया? हरियाणा में तो आपकी विनेबिलिटी नजर नहीं आती है। हरियाणा को क्यों जोड़ दिया दिल्ली के गठबंधन के शर्तों के साथ? हमारा मकसद बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी को सत्ता से बाहर रखने का था, क्योंकि सब लोग मानते हैं कि अगर ये लोग वापस आ गए तो इस देश में जनतंत्र नहीं बचेगा, इस देश में संविधान नहीं बचेगा। हमारी पार्टी के वर्कर्स बड़े वो थे कि कांग्रेस के साथ कैसे गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस के खिलाफ ही तो लड़ते लड़ते हम लोग, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते हमारी पार्टी तैयार हुई थी। उनको समझाया कि देश के लिए ज़रूरी है, एक चुनाव के लिए हमें साथ आना ज़रूरी है। तो बात शुरू हुई थी गोवा, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। 33 सीटें थी। उन्होंने दिल्ली से शुरू किया। दिल्ली में बोले 4-3, तो दिल्ली में उनका एक भी एमपी नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है। फिर भी बोले 4 हमारी, 3 आपकी, 50-50 होना चाहिए। फिर जब पंजाब पे आए, पंजाब में हमारे 20 एमएलए हैं, 4 सिटिंग एमपी हैं, वहाँ वो एक भी सीट हमें देने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे तो गठबंधन नहीं होता। आपकी बात सही है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का अभी उतना ज़्यादा वजूद नहीं है।
हम एक तरह से जेजेपी और कांग्रेस के बीच में फेविकोल का हम एक सीट था, हमने जो मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। फेविकोल का काम कर रहे थे कि दोनों पार्टियां साथ आने को इंडिपेंडेंटली तैयार नहीं थी। तो एक दिन रात को 11 बजे गुलाम नबी आज़ाद साहब का संजय सिंह के पास फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया और सब कुछ फाइनल हो गया। तीनों का, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली का सब कुछ फाइनल हो गया, सीटें फाइनल होगी, कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा ये सब तय हो गया। और अगले दिन जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। अगले दिन उन्होंने हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। तो अब इस वक्त जो है कांग्रेस के साथ रिश्ता क्या है, क्या आकलन किया जाए? हमारे साथ, हमें उनसे रिश्ता तो बनाने गए नहीं थे, हम तो देश के लिए गए थे कि किसी तरह से मोदी और अमित शाह को हटाया जा सके। प्रियंका गांधी जी पूरा टाइम उत्तर प्रदेश में रहीं, वो कहीं नहीं गई। क्यों? उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ही कमज़ोर हो रही है। कुछ बीजेपी वाले मिले थे, वो बोले हमारा स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी है, जहाँ वो जितना जा रही है उतने। अब वो दिल्ली में आ रही है रोड शो करने। 5 मई को उनका रोड शो है दिल्ली में, तो दिल्ली में हमारे वोट काटेंगी। तो प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश में जाके क्यों नहीं कर रही रोड शो? राजस्थान में जाके क्यों नहीं कर रही रोड शो? छत्तीसगढ़ में, वहां तो सीधे बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। और सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस की हालत काफी खराब है वहां, तो वहां जाके रोड शो करेंगे तो 2-4 सीटें एक्स्ट्रा आ जाएंगी कांग्रेस की। ये क्या राहुल गांधी की आपको मिसकैलकुलेशन नजर आ रही है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट नजर आ रहा है, क्या है? मुझे नहीं पता, देश देख रहा है जो भी हो रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं बार बार ये कहता हूं कि हिटलर के टाइम में भी एक ऐसा मौका आया था जब अगर सारा विपक्ष एक साथ हो जाता तो हिटलर को हराया जा सकता था। हिटलर के साथ आप होलोकास्ट को जोड़ते हैं, क्या ये कंपैरिजन सही है लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए एक प्रधानमंत्री के लिए? जब भी हिटलर की बात की जाती है तो एक तरह से तानाशाही उसके साथ वो है। वे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है? अब तानाशाही और होलोकास्ट दो चीजें, उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब मोदी जी ने 2 दिन पहले कहा कि 40 MLA ममता बनर्जी के मेरे टच में हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने 40 MLA खरीद लिए, 23 मई के बाद हम उनके सरकार गिराने वाले हैं। उस पर हमने चैनल में सवाल खड़े किया था, हमने कहा था कि इससे खरीद फरोख्त की स्पेकुलेशंस बढ़ जाती हैं। आप ही का चैनल खड़े करता है सवाल, दूसरे तो सवाल खड़े करने की हालत में भी नहीं है। कोई आज तक दुनिया के, भारत का तो छोड़ो, दुनिया के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री खुलेआम कहता है कि मैं 40 MLA खरीद के और इनकी सरकार गिरा दूंगा? अरे कहना क्या चाहते हो? एक जमाना ये था, ये काम ढक के किए जाते थे, चादर के नीचे किए जाते थे, ये गंदे काम माने जाते हैं, गंदी राजनीति मानी जाती है, कीचड़ माना जाता है ये। और अब आप आरोप लगा रहे हैं कि शायद आपके 7 MLAs को पोचिंग की कोशिश की जा रही है। 3 दिन में 7 MLAs ने हमें अप्रोच किया है, जो कह रहे हैं जी 10-10 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं, चुनाव के पहले आ जाओ। वो माहौल दिल्ली में क्रिएट करना चाहते हैं। केजरीवाल के MLA केजरीवाल से नाराज हैं। केजरीवाल 2-4 स्टेटमेंट दिला देंगे उनसे, जो भी आएगा, केजरीवाल बड़ा डिक्टेटर है। ये आप सबूत के आधार पर कह रहे हैं, जो तमाम बातें आप कह रहे हैं? सबूत मतलब MLAs ने आके बताया जी हमारे पास आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमारे पास। सबूत है उसका? जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो सबूत भी देंगे। पिछले फंस गया सी 5 साल से तो आप देख ही रहे हो दिल्ली के अंदर किस तरह से हमारी सरकार को इन्होंने कोशिश की है। प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था चुनाव वाराणसी में? वो लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था, उनकी मर्जी है। लेकिन मुझे ये लगा कि इतना माहौल बनाने के बाद लड़ रही हैं, सबको उम्मीद थी अब लड़ रही हैं और अचानक नहीं लड़ रही हैं, तो मुझे लगा कि घर बैठ के दोनों भाई बहन बात कर लेते कि लड़ना है कि नहीं लड़ना। आप खुद भी वाराणसी गए थे। बीच में ना बोल। क्योंकि पार्टी का कहना है कि भाई अगर वो एक सीट पर लग जाती तो अभी दूसरी जगह प्रचार नहीं कर पाती, अटेंशन देना है। क्या जरूरत थी? इतना कहने की क्या जरूरत थी फिर बाहर? क्या इससे छवि बनती है कि वो एक कम गंभीर नेता है या थोड़ी डर गई? खराब होती है, इससे छवि खराब होती है कि आप इतना हाइप करने के बाद नीचे आ जाओ। घर में पहले डिसाइड कर लेते थे कि लड़ना है, तभी इतना हाइप क्रिएट करना चाहिए था। आप आज जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के साथ, विपक्षी दलों के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन क्या रही है पिछले 5 सालों में? अभी पता चलेगा। मेरी एक ही चीज है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मेरे सामने देश सबसे महत्वपूर्ण है और देश के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी वक्त के ऊपर मैं करने को तैयार हूं। आज देश को बचाने के लिए सबसे जरूरी है मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हटाना। ये मैं कन्विंस्ड हूं कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हरियाणा में जेजेपी का आपने जिक्र किया,
एक ऐसा अलायंस एक ऐसे परिवार के साथ जिनके पिताजी जेल में हैं, भले ही नाम दूसरी हो पार्टी का, और आपकी पूरी की पूरी जो नींव रही थी आपके राजनीति में प्रवेश की, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की थी। आप आज एक ऐसे परिवार के साथ हाथ मिलाए हुए हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। दुष्यंत आज हरियाणा के अंदर युवा नेता है। दुष्यंत, हमने किसी परिवार के साथ गठबंधन नहीं किया है। पहचान तो चौटाला की है ना, पहचान उनके तो चौटाला पिताजी से हो आती है। सकते हैं, उनके बाकी परिवार हो सकता है। आज दुष्यंत एक युवा नेता है। दुष्यंत की अपनी एक ईमानदार युवा की छवि है। आप हरियाणा में किसी से भी बात कर लीजिए, तो उनके परिवार के साथ हमारा गठबंधन नहीं है। लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि आप अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जिस लोगों में शरद नहीं जा पवार को आप बिल्कुल नापसंद करते थे, आज अब वो आपसे मिलने भी नहीं आते। आप शरद पवार से जाके मिल रहे हैं, आप उनके घर में जाके दूसरे नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लोगों के अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मन में नहीं जा रहा। मीडिया वाले बस इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। मैं भी लोगों में रहता हूँ, किसी ने आज तक मेरे से नहीं पूछा। हम बात करते हैं सड़कों पर, लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल जो फायरी नेता थे, जो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते थे, आज वो ऐसे लोगों के साथ, आज मेरे सामने रोड शो पे चलना और मेरे को एक आदमी मिला देना चाहिए बात करता है। मीडिया वाले करते हैं, सब मीडिया वाले कर रहे हैं। मीडिया का क्वेश्चन है, मीडिया वाले रखे, जनता में नहीं है। आप जनता बार बार पूरे देश दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो जो मोदी भक्त हैं, जो मोदी जी को जिताना चाहते हैं। एक वो जो मोदी जी को हराना चाहते हैं। जो मोदी जी को हराना चाहते हैं वो कहते हैं गठबंधन कर लो, सारे इकट्ठे हो जाओ। और जो मोदी जी को जिताना चाहते हैं वो कहते हैं केजरीवाल अपने असूलों से भटक गया। आप नहीं भटके हैं। लेकिन जो ये दिक्कत ये भी है कि भाई जब आप कहते हैं कि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, बीजेपी कह रही है कि आपके पास जो है कोई एजेंडा नहीं है इस विपक्ष के पास में। देश को बचाना सिर्फ एक मोदी के लिए नफरत है या विरोध है, एक एंटी मोदी एजेंडा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दो किस्म की राजनीति है। मोदी जी की राजनीति देश को तोड़ने वाली है। मोदी जी की राजनीति देश को बांटने वाली है। मोदी जी की राजनीति देश को डरा के चलाने वाली है। वो तो विपक्षियों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, वो तो राष्ट्रवाद के नारे दे रहे हैं। आता हूं उसके बाद। पिछले 4 साल के अंदर जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है, मॉब लिंचिंग क्या है? किसी को भी पकड़ के एक भीड़ मार देती है, उसका कत्ल कर देती है। किसी को भी पकड़ के, केवल मुसलमान नहीं, बहुत सारे लोग मरे हैं। ये भीड़ कहां से आती है? आपने कभी किसी को पीटा? आपके किसी दोस्त ने कभी किसी को पीटा? आपके किसी जान पहचान वाले ने कभी किसी को पीटा? इस देश के लोग मारपीट नहीं करना चाहते। ये ऑर्गेनाइज्ड मर्डर्स हैं, मॉब लिंचिंग ऑर्गेनाइज्ड मर्डर्स हैं, मर्डर किए जा रहे हैं। सॉरी, मजा आया।